छत्तीसगढ़ के प्रमुख साहित्यकार और साहित्य की एक सीरीज हम लोग चला रहे हैं, जिसमें पहले हम लोगों ने इससे पहले छत्तीसगढ़ की महिला साहित्यकार को देख लिया है। अब हम लोग छत्तीसगढ़ के पुरुष साहित्यकार को देखते हैं। वन से विनय कुमार पाठक के पेज नंबर 242 से जो साहित्यकार स्टार्ट है वो हम लोग इस सेशन में स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पहला साहित्यकार जो है वह है अनंत प्रसाद पांडे। पहले साहित्यकार हैं अनंत प्रसाद पांडे। इनके बारे में अगर मैं बता दूं तो ये है रायगढ़ से, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के हैं अनंत प्रसाद पांडे। इन्होंने रायगढ़ का इतिहास और रायगढ़ राज्य का भूगोल, इतिहास और भूगोल दोनों कंप्लीट कहाँ का किया है? रायगढ़ का। तो आपको इनकी दो रचनाएं याद करनी है। अनंत प्रसाद पांडे कहाँ के हैं? रायगढ़ से। अनंत प्रसाद पांडे हैं रायगढ़ से और ये छत्तीस इतिहास और रायगढ़ राज्य का भूगोल दोनों कंप्लीट कराते हैं अनंत प्रसाद पांडे। नेक्स्ट है अमृतलाल दुबे। अमृतलाल दुबे जो है इनका कीवर्ड बनेगा अमृत। इनका कीवर्ड है अमृत। हम लोग हमारे भारतीय समाज में देखते हैं कि तुलसी के पत्ते को अमृत माना जाता है। तो अमृतलाल दुबे का नाम रचना जो है वो है तुलसी के बीरवा जगाए। तुलसी के बीरवा जगाए की रचनाकार है अमृतलाल दुबे। नेक्स्ट है इसके बाद अरुण निगम। अरुण निगम के बारे में आप इनका सरनेम देखोगे तो निगम, तो हमारे कहानी में अरुण निगम जो है वो सोनू निगम के भाई बनेंगे। सोनू निगम चूंकि भारत में एक बहुत ही प्रसिद्ध गीतकार हैं, गायक हैं, उसी को देखते हुए अरुण निगम भी एक गायक बनना चाहते थे। तो अरुण निगम को हमने सोनू निगम का भाई बनाया है और इस रचना में ये एक गायक की भूमिका निभाते हैं। ये गाना गाते हैं, इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और ये गाना गाते हैं चैत की चंदनिया, चैत की चंदनिया, इस प्रकार से वो गाना गाते रहते थे। तो एक म्यूजिक डायरेक्टर के पास गए और ये अपने गाना को सुनाए कि देखो मैंने एक गाना बनाया है, इस गाना को आप कंपोज करो और इसको रिलीज करो। तो अरुण निगम जो कि सोनू निगम के भाई बन रहे हैं वो एक गाना बनाए हैं चैत की चंदनिया, चैत की चंदनिया। तो वो चैत की चंदनिया गाना गाते हैं और उसको डायरेक्टर के पास सुनाते हैं। जब डायरेक्टर सुनता है तो बोलता है अबे तेरे को तो छंद का छ भी नहीं आता है और बड़ा चला गाना गाने। तेरे को छंद का छ भी नहीं पता है, जैसे एबीसीडी का ए भी नहीं पता बोलते हैं उसी प्रकार छंद का छ भी नहीं पता है और तू गाना गाने चला है। तू अपना जो भी गाना बनाया है उसका जितने शब्द हैं उस शब्द को गांठ बांध और चुपचाप यहाँ से निकल। तेरे को गाना वाना कुछ नहीं आता, जबरदस्ती सॉन्ग पाल रहा है। इस प्रकार सोनू निगम के भाई हैं अरुण निगम, वो एक गाना गाते हैं चैत की चंदनिया। तो वो सुनाते हैं और डायरेक्टर उनको बोलता है तेरे को छंद का छ भी नहीं आता है और तू चला गाना गाने। और डायरेक्टर बोलता है तो अपना शब्द गठरिया बांध और निकल। तो छंद के छ और छंद के छ एक ऑनलाइन गुरुकुल भी शुरू किया है। इस तरीके से इनकी चार रचनाएं हैं, शब्द गठरिया बांध और निकल। एक बनते हैं कृष्ण कुमार शर्मा। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है छेर छेरा। छेर छेरा का जब भी नाम आया तो एक ही नाम आता है कृष्ण कुमार शर्मा। तो कृष्ण कुमार शर्मा की एकमात्र रचना है छेर छेरा, ये बहुत ही एक प्रसिद्ध रचना है। उसके बाद आता है कपिल नाथ मिश्र और कपिल नाथ कश्यप। दो नाम है, कपिल से दो नाम है, एक का सरनेम है मिश्र, एक का सरनेम है कश्यप। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए किसकी कौन सी रचना है। तो कपिल नाथ मिश्र और कपिल नाथ कश्यप में अगर बात करें तो कपिल नाथ मिश्र, तो इसमें बनेगा मिश्र, कीवर्ड बनेगा मिश्र जो पकड़ा जाएगा। मिश्र जैसे हम लोगों ने देखा मिश्री, मिश्र से बना है मिश्री। तो एक चिड़िया हमारे छत में जब आती है तब हम लोग चावल देते हैं उसको चुगने के लिए, लेकिन कपिलनाथ मिश्र उनको मिश्री देते हैं चुगने के लिए। तो वो जब चिड़ई आता है, चिड़ई मतलब चिड़िया, खुसरा चिड़ई के बिहाव कराते हैं और मिश्री देते हैं। कपिल का नाम आया मतलब बिहाव होगा ये तय। कपिल का नाम आया मतलब बिहाव की रचना होगी ही होगी। कपिलनाथ मिश्र ने खुसरा चिड़ई के बिहाव कराया है, कपिलनाथ कश्यप ने गुरामट विवाह कराया है। तो ये डिफरेंस हमेशा क्लियर होना चाहिए कि मिश्र आया है और वो कपिल है। कपिल आया है तो बिहाव होगा, मिश्र आया है तो चिड़ई का बिहाव होगा। तो कपिलनाथ मिश्र में खुसरा चिड़ई के बिहाव होगा और कपिलनाथ कश्यप में गुरामट विवाह होगा। कपिल आया मतलब बिहाव होगा, मिश्र आया मतलब चिड़ई के बिहाव, कश्यप आया मतलब गुरामट विवाह। तो कपिलनाथ कश्यप में गुरामट विवाह होगा, क्योंकि विवाह रात को होता है। तो कपिलनाथ कश्यप विवाह करवा रहे थे, गुरामट विवाह। अंधियारी रात थी, रात को 11-12 बज रहे थे।
तो उस अंधियारी रात में गुरावट विवाह करा रहे थे। अब दुल्हन को या फिर लगन में समय था, अभी 3-4 घंटे बचे थे शुभ लगन आने में, तो दुल्हन नहीं आई थी, लेकिन सारी जनता आ चुकी थी, कपिलनाथ कश्यप भी आ चुके थे। अब इनको बिहाव करवाना था, गुरावट विवाह, अंधेरी रात थी, तो क्या करते। अब ये बहुत ही विद्वान आदमी थे, तो इनको बहुत सारे कथा पता था, तो ये बोले कि चलो जितने भी लोग आए हुए हैं सब यहाँ पे बैठ जाओ, मैं आप लोगों को कथा सुनाता हूँ, और आप लोग जब तक दुल्हन नहीं आती है कथा सुनो। तो ये 3 कथा सुनाते हैं। तो कपिलनाथ कश्यप जो है जनता को, वहां पे बैठी जनता को, जो अंधियारी रात थी गुरावट विवाह कराने गए थे, उनको 3 कथा सुनाते हैं, श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा और श्री महाभारत कथा। तो 3 प्रकार की कथा सुनाते हैं, श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा और श्री महाभारत कथा। ये 3 कथा सुनाने के बाद इतना समय लग जाता है, और ये इतनी बोरिंग तरीके से सुना रहे थे कि वहां जितने लोग बैठे थे उनको आ जाता है नींद, और वो हो जाते हैं सो। तो इन 3 कथा के कारण वो सब सो जाते हैं। लेकिन कपिलनाथ कश्यप भी बहुत रिजिड आदमी थे, एक बार शुरू मैंने कर दिया फिर उसके बाद किसी की नहीं सुनता। तो तीनों जब तक कथा खत्म नहीं होगी, भले ही तुम लोग सब सो जाओ, लेकिन मैं खत्म करेगी ना नहीं सोऊंगा। तो ये तीनों खत्म किए, जनता सो गई थी, तो जनता को बताने के लिए कि अब मेरी कथा खत्म हो चुकी है, अब तो जाग जाओ, तो वो बोलते हैं मेरी कथा खत्म हो गई है, अब तो जागो रे। तो इस प्रकार 3 कथा सुनाने के बाद बोलते हैं अब तो जागो रे। तो अब अब जाग गए, शुभ लगन आ चुका था, दुल्हन भी आ रही थी, दुल्हन गजरा लगाई हुई थी। तो दुल्हन गुरावट विवाह करने के लिए गजरा लगा के पहुंची शादी के लिए। क्योंकि दुल्हन गजरा लगा के शादी के लिए आ रही थी, तो इसका एक एक्स था, उसने डहर में कांटा डाल दिया, ये शादी के मंडप तक ना पहुंचे। उसका जो दुल्हन का जो एक्स था वो डहर में कांटा डाल दिया कि दुल्हन मंडप तक ना पहुंचे। तो ये डहर में आ गया क्या, कांटा। तो डहर में कांटा आ गया, तो जो उनका करंट होने वाला था, तो जो एक्स ना होके जो उसका करंट जिससे शादी होनी थी, वो बोलता है ये क्या है। तो वो ऐसी स्थिति में सीता की अग्नि परीक्षा की स्थिति आ गई, उस दुल्हन को सीता की अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, और उस सीता की अग्नि परीक्षा के दौरान उसको भगवत गीता का कसम खाना पड़ गया कि नहीं अब इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। तो वो जब दुल्हन थी जो गजरा लगा के आई थी, जिसका एक्स उसके रास्ते में कांटा फेंक दिया था, वो सीता की अग्नि परीक्षा देती है। और जैसे अदालतों में हम लोग देखते हैं फिल्मों में कि मैं गीता की कसम खाता हूँ, उसी प्रकार दुल्हन ने श्रीमद् भगवत गीता की कसम खाई, और सीता की अग्नि परीक्षा की जैसी वो घड़ी थी और वो क्लियर हुआ। सीता की अग्नि परीक्षा दी और भगवत गीता की कसम खाई। उसके बाद उसका जो होने वाला था वो खुश हुआ, और डहर में जितना कांटा था उसको हटाया, और उस पूरे कांटे की जगह डहर में पूरा फूल बिछा दिया, पूरा डहर में अब फूल बिछ गया। अब दुल्हन खुशी खुशी मंडप तक पहुंच गई। अब डहर में पूरा फूल बिछ गया, कांटा था फूल बिछ गया, दुल्हन भी खुश। तो अब दुल्हन खुश हुई, शादी हुआ, गुरावट विवाह हो गया, दुल्हन विदा हुई और नवा बिहान हुआ, और उसका जीवन बहुत ही अच्छे से गुजर गया। इस प्रकार कपिलनाथ कश्यप की पूरी रचना है। याद रखना है, कपिल नाम आया मतलब बिहाव होगा, मिश्र आया मतलब खुसरा चिरई के बिहाव होगा, कश्यप आया मतलब गुरावट विवाह होगा। इसके बाद आता है कांति कुमार जैन। कांति कुमार जैन, इसको मैं बना दूं, इनका नाम है कांति कुमार जैन, इसका नाम मैं अगर थोड़ा सा बिगाड़ दूं तो इनका हो जाता है क्रांति कुमार जैन। तो ये छत्तीसगढ़ की भाषा में क्रांति लेके आते हैं। कैसे क्रांति लाएंगे, छत्तीसगढ़ की बोली, उसका व्याकरण और उसका शब्दकोश, 3 रचना करेंगे। इतना करने के बाद तो यार किसी भी भाषा में क्रांति आ जाएगी। तो याद रखना है कांति कुमार जैन का हमने बिगाड़ा, क्या हो गया, क्रांति कुमार जैन। क्रांति क्या लेके आते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा में क्रांति लेके आते हैं। कैसे, छत्तीसगढ़ी बोली, उसका व्याकरण और उसका शब्दकोश, 3 चीज वो लिखते हैं और छत्तीसगढ़ी भाषा में क्रांति आ जाती है। इतना होने के बाद केयूर भूषण की हम बात करें। केयूर भूषण जो है भूसा का व्यवसाय करते हैं। केयूर भूषण भूसा का व्यवसाय करते हैं, और उनका एक संतान होता है, उस संतान का नाम है कालू भगत। केयूर भूषण भूसा का व्यापार करते हैं। केयूर भूषण का एक संतान था जिसका नाम है कालू भगत। कालू भगत जो है इतना निकम्मा, इतना निठल्ला, इतना नालायक है कि वो किसी काम का नहीं। तो वो कुल को खत्म कर देने लायक ऐसा संतान है कालू भगत,
कि वो कुल को खत्म कर देगा। तो केयूर भूषण की एक संतान है कालू भगत, वो कुल का मर्जाद है, कुल का सत्यानाश करने वाला है। तो वो कालू भगत कुल का मर्जाद करने लायक है। तो चूंकि मैंने बताया केयूर भूषण भूषा के व्यापारी हैं, उनकी एक संतान है जिसका नाम है कालू भगत, वो कुल के मर्जाद है, कुल को नाश करने वाला टाइप का है। अचानक से एक लहर आ जाती है, अचानक से एक लहर आ जाती है और केयूर भूषण एक कटोरा लेके बैठे थे एक जगह में, केयूर भूषण एक कटोरा लेके बैठे थे, अचानक एक लहर इतनी जोर से आती है कि वो कटोरा गायब हो जाता है, गुम हो जाता है। तो वो बोलते हैं कहाँ विलागे मोर धान के कटोरा। इतनी जोर से लहर आई तो केयूर भूषण बोलते हैं कहाँ विलागे मोर धान के कटोरा। इस प्रकार से केयूर भूषण की 4 रचनाएं होती हैं। एक है कालू भगत जो उनकी संतान है, वो कुल की मर्जाद है, अचानक से लहर आती है तो वो कहाँ मिलाके मोर धान की कटोरा बोलते हैं। इस प्रकार केयूर भूषण की 4 रचना होती है। नेक्स्ट आता है कोदूराम दलित, इनका कीवर्ड है दलित। कोदूराम दलित का कीवर्ड है दलित। दलितों की सबसे बड़ी भारत में राजनीतिक पार्टी की हम बात करें, दलितों की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है बहुजन समाजवादी पार्टी, बीएसपी। बहुजन समाजवादी पार्टी जिसको लीड करती है मायावती, वो दलितों की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है। तो बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी से ही बना है हमारा एक रचना बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। दलित से पार्टी कौन सा बना? बहुजन समाजवादी पार्टी। कोदूराम दलित की पहली रचना कौन सी हो जाएगी? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुजन समाजवादी पार्टी से बना है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। उस पार्टी में एक जो मेन आदमी है, जो सियान आदमी है, अब पार्टी होती है, मंच लगता है, गोट बात होती है, मंच पे जो जो पार्टी के सबसे बड़े लीडर होते हैं वो आते हैं मंच में आने के बाद वो वोट बात करते हैं। वोट बात हुआ तो बहुजन हिताय बहुजन समाज बहुजन हित सुखाय ये एक पार्टी थी, इसके एक सियान थे, वो वोट किए। जब वोट खत्म हो गया, तब जब वोट खत्म हो जाता है तो अंतिम में गाना वाना बजाते हैं। तो यहाँ पे गाना बजा है छनर छनर पैरी बाजे रे। इस प्रकार सियानी वोट खत्म हुआ और छनर छनर पैरी का गाना शुरू हो गया। ये था कोदूराम दलित। नेक्स्ट है गिरिवर दास वैष्णव, पीएससी 2022। पीएससी 2022 में 1 नंबर का क्वेश्चन था कि छत्तीसगढ़ी स्वराज के लेखक कौन है? छत्तीसगढ़ी स्वराज, जिसको छत्तीसगढ़ का दर्पण भी बोला जाता है, 1936 में ये लिखा गया है और 1939 के कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में इसको रख दिया गया था पढ़ने के लिए। तो गिरिवर दास वैष्णव की एक प्रसिद्ध रचना है छत्तीसगढ़ी स्वराज, ये आपको याद रखना है, 2022 पीएससी में पूछा जा चुका है और ये छत्तीसगढ़ का दर्पण के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार हम लोगों ने कुछ साहित्यकार अभी देखा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। हर एक राइटर की एक कुछ विशेष पहचान होती है, उसी प्रकार हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के साहित्यकार में एक विशेष पहचान रखते हैं मुकुंद कौशल, जो छत्तीसगढ़ी में गजल लिखते हैं। अगर आपको कोई पूछे कि छत्तीसगढ़ी में गजल कौन लिखता है, छत्तीसगढ़ी में गजल लिखते हैं मुकुंद कौशल। तो मुकुंद कौशल का नाम से जब भी आए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि एक छत्तीसगढ़ी गजल। तो छत्तीसगढ़ी गजल रचना कौन लिखा है? मुकुंद कौशल। ये छत्तीसगढ़ी गजल एक अपने किसी प्रेमी के लिए लिखते हैं, उस प्रेमी को अपना गजल पहुंचाना चाहते हैं। शाम को लिखते हैं, सुबह पहुंचा देते हैं, शाम को लिखते हैं, सुबह पहुंचा देते हैं। और ये उस समय के गजलकार हैं जब फोन मैसेज कुछ नहीं था, चिट्ठी कबूतरों के माध्यम से पहुंचाया जाता था। ये उस काल के गजलकार। तो मुकुंद कौशल छत्तीसगढ़ी में गजल लिखे शाम को, सुबह सुबह भिनसार में सुबह सुबह वो उसको अपने प्रेमी के पास पहुंचाना चाहते थे। तो मैंने बताया ये उस काल के हैं जब पत्र को एक कबूतर के माध्यम से पहुंचाया जाता था। तो ये अपने गजल को सुबह सुबह एक परेवा में बांध के छोड़ देते हैं। मतलब मोर गजल के उड़द परेवा, मोर गजल के उड़द परेवा, परेवा मतलब कबूतर, को कबूतर में अपने गजल को बांध के सुबह सुबह भेज देते हैं। और ये पहचान करने के लिए ये कि ये गजल उन्हीं का है, तो ये अपने प्रेमी के लिए, माया मतलब प्यार होता है, माया के मुंदरी, मुंदरी मतलब अंगूठी, तो माया के मुंदरी प्यार का अंगूठी निशान के रूप में उस गजल में, गजल के कागज में बांध के, परेवा के पैर में बांध के उसको भेज देते हैं।
तो कोई पूछता है कि आपका जो ये परिवार इतना महंगा मुंदरी को बांध के आप भेज रहे हो तो कोई ले लेगा, तो कैसे करोगे? तो ये बोलते हैं कि हमर भुइयां और हमर आकाश, ये भुइयां भी हमारा है, ये आकाश भी हमारा है, हमर भुइयां और हमर आकाश। किसी की हिम्मत नहीं कि हमारा मेरा ये मुंदरी और मेरा ये गजल कोई चुरा ले, तो ये किसी की हिम्मत नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि क्या हुआ, छत्तीसगढ़ी में गजल कौन लिखते हैं? मुकुंद कौशल। मुकुंद कौशल ने अपने प्रेमी के लिए रात को गजल लिखा, भिनसार में उसको भेज दिया। कैसे? कबूतर में। कबूतर में मोर मया के मुंदरी बांध के कबूतर के मोर गजल के उड़द परेवा के साथ भेज दिया। हमर भुइया और हमर आकाशी था, जिसमें कोई उसको ले नहीं सकता था। इस प्रकार मुकुंद कौशल होता है। सेकंड हमारा गोपाल मिश्र। गोपाल मिश्र को छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि गोपाल मिश्र को कहा जाता है। और ये जो है कलचुरी शासक राज सिंह देव के दरबारी कवि थे और इनका समकालीन जो है वह औरंगजेब है। गोपाल मिश्र जो है कलचुरी शासक राज सिंह देव के दरबारी कवि हैं और समकालीन है औरंगजेब के। औरंगजेब की कुछ नीतियों का ये कटु आलोचना करते हैं और ये जिस अपने ग्रंथ में कटु आलोचना करते हैं वह है खूब तमाशा। तो खूब तमाशा इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जिसमें उन्होंने औरंगजेब की नीतियों की आलोचना की है। तो गोपाल मिश्र ने लिखा है खूब तमाशा। गोपाल मतलब कृष्ण, गोपाल मतलब होता है कृष्ण। कृष्ण के मित्र है सुदामा, कृष्ण के मित्र है सुदामा। तो एक रचना हो गई सुदामा चरित। सुदामा उनकी भक्ति भी करते हैं और उनकी चिंता भी करते हैं और इसीलिए उनसे वो मिलने आते हैं। तो खूब तमाशा लिखा है और उनके मित्र हैं सुदामा, तो सुदामा चरित भी लिखा है और एक भक्ति चिंतामणि लिखा है। मतलब ये भक्ति सुदामा जो है इनके भक्त भी हैं और उनकी चिंता भी है, चिंतक भी हैं और चिंता करने के कारण वो मिलने भी आते हैं। इस प्रकार भक्ति चिंतामणि भी लिखा है। गोपाल को जैम पसंद है। दो प्रकार की अश्वमेध आपको पूरे छत्तीसगढ़ की रचना मिलेगी, एक जैमिनी अश्वमेध और दूसरा रामाश्वमेध। तो जैमिनी अश्वमेध और रामाश्वमेध दो में कंफ्यूजन होता है। जैमिनी अश्वमेध लिखा है गोपाल मिश्र। तो इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जैम जो है, जैम हमेशा गोपाल को पसंद होता है, जैम हमेशा गोपाल को पसंद है, इसलिए इन्होंने जैमिनी अश्वमेध लिखा है। राम प्रताप इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, राम प्रताप जी, जो एक अधूरी रचना हो गई। गोपाल मिश्र की एक रचना है राम प्रताप जो कि अधूरी रचना है, जिसको पूरा किया था इनके पुत्र माखन मिश्र ने। इसको पूरा किया था इनके पुत्र माखन मिश्र ने। तो गोपाल मिश्र की बात है क्या, ये छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि कहलाते हैं। इनकी एक रचना है खूब तमाशा, इनके मित्र हैं सुदामा, तो सुदामा चरित, भक्ति चिंतामणि, और इनको पसंद, गोपाल को पसंद है जैम, तो जैमिनी अश्वमेध। इनकी एक अधूरी रचना है राम प्रताप और राम प्रताप को पूरा किया है माखन मिश्र ने। गोपाल मिश्र ने अधूरी रचना किया है राम प्रताप और राम प्रताप को पूरा किया है माखन मिश्र ने। तो ये भी हम लोग बाद में देखेंगे। तीसरे आते हैं हमारे चितरंजन कर। चितरंजन कर और मुकुंद कौशल, इन दोनों को आपस में लिंक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो चितरंजन कर जो है वह मुकुंद कौशल की गजल, जब मुकुंद कौशल अपना गजल लिखते हैं तो उसको वो पढ़ाने के लिए, चेक करवाने के लिए कि ये सही लिखा हूं कि नहीं लिखा हूं, वो भेजते हैं चितरंजन कर के पास। तो हमेशा याद रखना है मुकुंद कौशल का गजल कौन चेक करेगा? चितरंजन कर। तो चितरंजन कर ही जो है वो टीचर है जो मुकुंद कौशल के गजल को देखेंगे। तो क्या है पहली रचना इनका? छत्तीसगढ़ी गजल और मुकुंद कौशल। तो चितरंजन कर कौन थे? जो मुकुंद कौशल की गजल को चेक करते हैं। तो पहली रचना इनकी क्या हो गई? छत्तीसगढ़ी गजल और मुकुंद कौशल। अब चूंकि मैंने बताया इस गजल को चेक करने के लिए अधिकृत व्यक्ति हैं चितरंजन कर, तो छत्तीसगढ़ी गजल और मुकुंद कौशल को चेक किए हैं तो बताए कि इसमें आपने व्याकरणिक कोटियों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखा है। तो चितरंजन कर जो है छत्तीसगढ़ी गजल और मुकुंद कौशल को चेक किए और उसमें वो पाए कि इसमें व्याकरणिक कोटियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं। इसमें बोलचाल की भाषा लिख दिया गया है, बोलचाल की भाषा में लिख दिया गया है इस गजल को, इसमें व्याकरण की कोटियों का कोई ध्यान नहीं रखा गया, बहुत व्याकरणिक त्रुटियां इसमें पाई गई थी। तो उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ी की व्याकरणिक कोटियां इसमें बिल्कुल भी नहीं है और इसको आपने बोलचाल की छत्तीसगढ़ी में लिख दिया है। तो इसकी तीन रचना हो गई,
छत्तीसगढ़ी गजल और मुकुंद कौशल, छत्तीसगढ़ी की व्याकरणिक कोटियां इसमें बताई, छत्तीसगढ़ी की व्याकरणिक कोटियां और बोलचाल की छत्तीसगढ़ी। आपने बोलचाल की छत्तीसगढ़ी इसमें लिख दिया है। अगर आपको छत्तीसगढ़ी भाषा नहीं पता है, उसकी व्याकरण नहीं पता है, तो आप क्या करो, छत्तीसगढ़ी भाषा स्वरूप और संभावनाओं को एक बार पढ़ो। क्या बोलो, छत्तीसगढ़ी भाषा स्वरूप और संभावना को एक बार पढ़ो और छत्तीसगढ़ी भाषा के बारे में जानकारी लेके आओ। उसके बाद भी अगर आपको नहीं पता है तो छत्तीसगढ़ के अभिलेखों का नाम, उसका वैज्ञानिक अनुशीलन, ये भी एक बार पढ़ लो। तो चितरंजन कर जो है, सबसे पहली रचना क्या होगी, छत्तीसगढ़ी गजल और मुकुंद कौशल, छत्तीसगढ़ी की व्याकरणिक कोटियां, बोलचाल की छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी भाषा स्वरूप और संभावना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, छत्तीसगढ़ी भाषा स्वरूप और संभावना, और छत्तीसगढ़ के अभिलेखों का नाम, अनुशीलन, वैज्ञानिक अनुशीलन, छत्तीसगढ़ के अभिलेखों का नाम, वैज्ञानिक अनुशीलन। चितरंजन कर जो थे बहुत ही बड़े छत्तीसगढ़ी भाषा के व्याकरण के जानकार हैं। तो कभी भी अभिलेख, छत्तीसगढ़ी में कभी भी कोई अभिलेख मिलता है तो उनका वैज्ञानिक अनुशीलन करने के लिए कहाँ पे आते हैं, चितरंजन के पास। कोई भी अगर गजल लिखता है, जैसे मुकुंद कौशल ने गजल लिखा, तो कौन चेक करेंगे, चितरंजन कर। तो अभिलेखों का भी अनुशीलन, वैज्ञानिक अनुशीलन करते हैं चितरंजन कर, और गजल का भी करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा चोवाराम बादल। चोवाराम बादल, बादल से हमारा, इससे कुछ सीख सकते हैं। बादल, इनकी 3 रचना है और तीनों बहुत ही, ये छंद बीरवा, ये एक एग्जाम में रिसेंटली आया हुआ है, छंद बीरवा। चोवाराम बादल की 3 रचनाएं, रौनिया जड़काला के, छंद बीरवा और जुड़वा बेटी। रौनिया मतलब होता है सुबह का समय का धूप, सुबह की धूप को छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं रौनिया। ठंडी के समय, जड़काला मतलब ठंडा का समय, तो ठंडी के समय का जो धूप होता है सुबह सुबह का, वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो उन्हीं के ऊपर ये चोवाराम बादल ने लिखा है। इसको लिंक कर सकते हैं, बादल, जब ठंड के समय में बादल हट जाता है तो सूर्य की धूप आती है, और वो जो सूर्य की धूप सुबह सुबह आती है वो बहुत ही मीठी होती है। तो चोवाराम बादल से बना है पहला रौनिया जड़काला के। और वो जो सुबह की ठंडी धूप थी उसमें बैठने के लिए चोवाराम बादल की 2 जुड़वा बेटी थी। 2 जुड़वा बेटी सुबह की धूप में बैठने के लिए आई और वो छंद बीरवा का गाना गाने लगी, छंद बीरवा का गाना गाई। इस प्रकार चोवाराम बादल को लिंक करते हैं बादल से। ठंडी के समय में बादल जब हटता है तो सुबह सुबह धूप आती है, तो उस सुबह को धूप को छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं रौनिया। तो ठंडी के समय मैंने बताया बादल हटा है, तो रौनिया जड़ काला के उस धूप को तापने के लिए 2 जुड़वा बेटी आती हैं और वो छंद बीरवा गाना गाती हैं। इस प्रकार चोवाराम बादल भी होता है। जीवन यदु, जीवन यदु जो है अपना पूरा जीवन किसी के लिए न्यौछावर कर देते हैं। जीवन यदु बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार है और ये अपना पूरा जीवन किसी के लिए न्यौछावर कर देते हैं, और वो किसके लिए करते हैं, वो है झील। जीवन यदु को प्यार हो जाता है झील से, तो झील की मुक्ति के लिए वो अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। जीवन यदु झील की मुक्ति के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, क्योंकि झील जो है अपने पानी से ही बात करता है। झील का जब पानी गिरता है तो वो उसी से ही अपना बात रखता है। तो वो कहता है, जीवन यदु बोलते हैं कि अनकहा है जो तुम्हारा, झील से कहते हैं अनकहा है जो तुम्हारा प्यार। तो वो झील से इस तरीके से बातचीत करते रहते हैं। तो लोग जो देखते हैं जीवन यदु को कि झील से कोई व्यक्ति इतना कैसे प्यार कर सकता है जिसकी बात भी वो नहीं समझ पा रहा है, अनकहा है जो तुम्हारा बोलता है, तो उसको लोग सजेस्ट करते हैं कि तेरा जीवन ऐसे ही चला जाएगा, ऐसे तो रात पहाड़ी, तेरा रात भी ऐसे ही चला जाएगा, दिन तो जाता ही जाता है, रात भी ऐसे ही चला जाएगा। तो ऐसनेच रात पहाड़ी, ऐसनेच रात पहाड़ी बोला जाता है। तो लोग, और उनको रात को जो सपना आता था वो भी झील का ही आता था। तो लोग स्वप्न में लिली हंसा, और एक रचना है इनकी छत्तीसगढ़ी कविता संदर्भ और मूल्य। तो जीवन यदु अपना पूरा जीवन झील की मुक्ति के लिए लगा देते हैं, और उनसे जो बातचीत होता है अनकहा है जो तुम्हारा बोला जाता है, क्योंकि उनकी बात वो समझ नहीं पाते हैं। तो लोग की ऐसी, इनकी ऐसी मंशा को देख के लोग बोलते हैं कि ऐसे राहत पहाड़ी तोर, लोग स्वप्न में लिली हंसा, और छत्तीसगढ़ी कविता संदर्भ और मूल्य।
इस प्रकार 5 रचना है। टिकेंद्र टिकरिया की बात करें, टिकेंद्र टिकरिया नाम से लग रहा है टिकेंद्र टिकरिया कोई एक बहुत ही सीधा साधा गांव का देहाती आदमी है। ये टिकेंद्र टिकरिया एकदम गांव का टिपिकल देहाती आदमी लग रहा है नाम से। तो पहली रचना है ये गवैया है, तो ये गांव का एकदम गवैया आदमी है। काम की तलाश में ये गवैया आदमी शहर जाता है। शहर जाने के बाद वहां कुछ काम मिल जाता है। चूंकि वहां पे एक साहूकार के यहाँ इसको काम मिल जाता है, तो साहूकार देखते हैं कि ये भोला भाला आदमी है, गांव का गवैया आदमी है, इसको ऐसे काम भी करा सकते हैं जो कोई नहीं करना चाहता है। तो इस व्यक्ति से अगर नाक में कोई चूना डालना, मतलब नाक में कोई चूना डालेगा, ये कैसा काम है? तो नाक में चूना डालने वाला कोई काम आता था तो ये इसी से कराते थे। तो नाक में चूना डालेगा तो कौन डालेगा? टिकेंद्र टिकरिया डालेगा। पीतर में पिन डालना है तो कौन डालेगा? टिकेंद्र टिकरिया डालेगा। दीवार में डेरा डालना है तो कौन डालेगा? टिकेंद्र टिकरिया डालेगा। बेचारा परेशान हो जाता है, नाक में चूना डाल डाल के उसका नाक खराब, दीवार में डेरा डाल डाल के उसका पैर खराब, पीतर में पिन डाल डाल के उसका हाथ खराब। बेचारा बहुत परेशान हो गया था ये गांव का गवैया आदमी। वो फाइनली अब चाहता है, जहां साहूकार के पास काम करने गया था उस साहूकार से छुटकारा वो किसी भी कंडीशन में चाहता था। तो वो नवा बिहान, एक रचना है इनकी नवा बिहान में, नेक्स्ट सुबह नवा बिहान जब होता है तो वह साहूकार से छुटकारा पाके वो भाग जाता है। तो इनकी एक रचना है नवा बिहान। हम लोगों ने पढ़ा है इससे पहले कपिलनाथ कश्यप, उनकी एक रचना है नावा बिहान, उनकी रचना है नावा बिहान। और टिकेंद्र टिकरिया की एक रचना है नवा बिहान। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ये 3 इंटर रिलेटेड रचनाकार हैं, डॉक्टर गंगा प्रसाद गुप्त बरसैया, दयाशंकर शुक्ल और शकुंतला वर्मा। शकुंतला वर्मा का रचना है छत्तीसगढ़ी लोक जीवन और साहित्य। दयाशंकर शुक्ल का है छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन। गंगा प्रसाद गुप्त बरसैया का है छत्तीसगढ़ी साहित्य और उसके साहित्यकार। डिफरेंस यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि शकुंतला शर्मा अपना पूरा जीवन साहित्य के लिए लगाती हैं, शकुंतला वर्मा अपना पूरा जीवन साहित्य के लिए लगाती हैं। तो हो गया इसकी रचना छत्तीसगढ़ी लोक जीवन और साहित्य। दयाशंकर शुक्ल दया करते हैं कि आप सिर्फ लोक साहित्य का ही अध्ययन करो, साहित्यकार का अध्ययन मत करो। ये बोलते हैं दयाशंकर शुक्ल छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का ही अध्ययन करो, कि थोड़े दयालु टाइप के हैं और बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का ही अध्ययन करो। लेकिन गंगा प्रसाद गुप्त बरसैया बरसा देते हैं, बोलते हैं थोड़ा मोड़ा चीज नहीं, आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी होगी, बरसा देते हैं। तो ये बोलते हैं छत्तीसगढ़ का साहित्य तो पढ़ो और उसके साहित्यकार भी पढ़ो। तो डिफरेंस क्या आता है? गंगा प्रसाद गुप्त में छत्तीसगढ़ का साहित्य और उसके साहित्यकार दोनों पढ़ने की बात आती है। दयाशंकर शुक्ल में छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य के अध्ययन की बात आती है। शकुंतला वर्मा जो है अपना पूरा लोक जीवन साहित्य के लिए लगा देती है। तो ये डिफरेंस आपको तीनों एक जगह लिख के रखना होगा और तीनों को डिफरेंस करके याद करना होगा। पीएससी 2000 प्री 2019 में दयाशंकर शुक्ल की ये रचना पूछा गया था प्री में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रेवाराम बाबू। रेवाराम बाबू के बारे में व्यक्ति परिचय बताऊं तो ये है रतनपुर के व्यक्ति। एक बार प्री में भी क्वेश्चन पूछा है कि रेवाराम का संबंध किस जगह से है, तो वो है रतनपुर से। तो रेवाराम बाबू जो है रतनपुर से संबंध रखते हैं। इनकी कुछ रचनाएं रतनपुर से ही संबंधित हैं। जैसे रतनपुर का इतिहास कौन लिखे होंगे? रेवाराम बाबू। रतनपुर या गम्मत कौन लिखे होंगे? रेवाराम बाबू। और इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है विक्रम विलास। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है विक्रम विलास। मैंने बताया था गोपाल मिश्र की रचना में, जैमिनी अश्वमेध और दूसरा बताया था रामाश्वमेध। तो बाबू रेवाराम रामाश्वमेध, दो रचना एक ही टाइप के लिए मिलेंगे, एक रामाश्वमेध और जैमिनी अश्वमेध। जैमिनी अश्वमेध गोपाल मिश्र, रामाश्वमेध बाबू रेवाराम। एक बहुत प्रसिद्ध रचना इनकी बताया मैंने विक्रम विलास। विक्रम बेताल टाइप का एक रचना है विक्रम विलास, बाबू रेवाराम ने लिखा है। इनकी माता के भजन, कृष्ण लीला के भजन, सार रामायण दीपिका, गंगा लहरी, नर्मदा अष्टक, गीत माधव, रतनपुर का इतिहास, रतनपुर या गम्मत, लोक लावण्य वृतांत, ये इनकी कुछ प्रमुख रचना है। इस प्रकार हम लोगों ने कुछ प्रमुख रचनाकार देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने बाकी के रचनाकार के बारे में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।